स्वागत है आप सभी का दी आवाज़ पे। आज 1 जुलाई है। आज ही के दिन हमारे देश में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। मुझे लगा बिल्कुल सही समय है आपसे इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में बात करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट है उन सारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वॉरियर्स को जिन्होंने इतने लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद इतने कठिन समय में लोगों के सेवा में लगे रहे हैं। बेशक हमें आज़ाद हुए आज 75 वर्ष होने को हैं, पर सच्चाई ये है कि हम आज भी हेल्थ केयर सेक्टर में कई बेसिक रिक्वायरमेंट से जूझ रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले नेता भी अपनी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कराने विदेश चले जाते हैं। बताइए, उन्हें अपने ही बनाए हुए सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। 195 देशों के रैंकिंग में हेल्थ केयर के मामले में हमारा देश कितने पोजीशन पे है आपको पता है? 145। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश तक हमसे आगे है। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से तो हम आगे हैं ही। वैसे भी सारे मामलों में हम पाकिस्तान से ही तो कंपेयर करते हैं ना, चाहे बाकी देश कितने भी आगे क्यों न निकल जाएं। लैंसलेट के एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर साल 24 लाख लोगों की मौत हो जाती है इलाज के दौरान, जो कि 136 देशों के कंपेयर में सबसे बुरा रिकॉर्ड है। सिचुएशन ऐसा है कि खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण इतने लोगों की मौत हो जाती है जितने की इलाज न मिलने से भी नहीं होती है। एक आंकड़ा ये भी है कि हर 1 लाख लोगों में 122 लोग अपना जान खो देते हैं खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण। आखिर इतने बुरे हाल क्यों हैं हमारे देश में हेल्थ सेक्टर की? क्या रीजन्स है इसके? आइए इसके कुछ रूट कॉजेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन है लैक ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी कि हमारे देश में ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर्स हैं ही नहीं। आपको कुछ डेटा से समझाता हूँ। स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर अश्विनी चौबे के अनुसार 12,55,786 ग्रेजुएट डॉक्टर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर हैं, जिनमें 3,71,870 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हैं। इनमें भी मात्र 10.5 लाख डॉक्टर्स ही एक्टिवली प्रैक्टिस हैं, यानी कि वे प्रैक्टिस करते हैं, जबकि 2 लाख डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। जबकि आने वाले समयों में हमें 30 लाख डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ज़रा सोचिए, जो स्पीड डॉक्टर्स के प्रोडक्शन की है इस वक्त हमारे देश में, क्या हम इस आंकड़ा को छू भी पाएंगे? WHO कहता है हर 1000 लोगों पे कम से कम 1 डॉक्टर होना चाहिए, जबकि हमारे देश में 11,000 लोगों पे 1 सरकारी डॉक्टर है। जबकि ये आंकड़ा कर्नाटका, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में और भी ज़्यादा बदतर है। उत्तर प्रदेश में हर 20,000 लोगों पे 1 डॉक्टर है, जबकि बिहार जैसे स्टेट में 28,000 लोगों पे 1 डॉक्टर हैं। और हम सब डॉक्टर को ही गाली देते हैं, जबकि उनकी कोई गलती होती ही नहीं है। डॉक्टर्स के कमी का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हर साल लगभग 80,000 MBBS सीट्स दी जाती हैं नीट एग्ज़ाम के थ्रू स्टूडेंट्स को। इनमें लगभग 40,000 गवर्नमेंट सीट्स भी होती हैं, जो कि ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। इसमें भी अगर आपको एवरेज से प्राइवेट कॉलेज से भी MBBS करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, जो कि भारत जैसे देश में ज़्यादातर लोगों के बस की बात ही नहीं है। दूसरा रीजन है शॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉपुलेशन के हिसाब से हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर्स, लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज, हॉस्पिटल बेड्स और एम्बुलेंस जैसी चीज़ें बहुत कम हैं। कई जगहों पे तो सरकारी अस्पताल के नाम पे सिर्फ पुरानी और जर्जर बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। आपने बिहार में अक्सर देखा होगा, एम्बुलेंस न मिलने की वजह से लोग अपने घर वालों को इमरजेंसी में ठेलों पे और रिक्शों पे अस्पताल ले जाने को मजबूर होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 51,000 लोगों पे मात्र 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। ये सिचुएशंस तो रूरल एरियाज में और भी ज़्यादा बदतर हैं। 72% पॉपुलेशन गांव में होने के बावजूद 80% डॉक्टर्स
75% डिस्पेंसरीज और 60% अस्पताल अर्बन एरियाज में हैं। हालांकि कुछ अच्छे पब्लिक हॉस्पिटल्स ज़रूर हैं, पर इन हॉस्पिटल्स पे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये अच्छे से फंक्शन कर ही नहीं पाती हैं और इन हॉस्पिटल्स का प्रोसेस भी कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इनमें इलाज कराने के लिए हो सकता है आपको पहुंच की ज़रूरत पड़े, यानी कि बिना जान पहचान का आपको इलाज कराने में हो सकता है कई दिन भी लग जाए। आइए ज़रा इसके कारण को समझते हैं। भारत सरकार हेल्थ सेक्टर पे खर्च ही नहीं करती है ज़रूरत के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2019 में 64,000 करोड़, जबकि 2020 में 69,000 करोड़ और 2021 में 71,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि लगभग जीडीपी का 1.2% होता है। ये कितना कम है या कितना ज़्यादा है, आइए कुछ देशों से कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ जहां यूनाइटेड किंगडम्स, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज अपने जीडीपी का 9% हिस्सा खर्च करती है हेल्थ सेक्टर पे, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स 16% हिस्सा खर्च करता है हेल्थ केयर पे। यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज भी अपने जीडीपी का हमसे ज़्यादा हिस्सा खर्च करती है। यानी कि कैलकुलेट करके देखा जाए तो 2020 के एक साल में केंद्र सरकार द्वारा हर व्यक्ति पे मात्र 511 रुपये खर्च किया गया है। सोचिए क्या ही होगा इन रुपयों से। इतना तो आज के दिनों में एक डॉक्टर के कंसल्टेशन फी भी नहीं है। तीसरा रीज़न है डिसरिस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। 2 साल नीट की तैयारी, 5.5 साल MBBS और 2 से 3 साल स्पेशलिटी कोर्स, और इसके बाद भी अगर आप प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हैं तो 50 से 60 लाख का खर्च। इसके बाद भी हमारे देश में एक गवर्नमेंट डॉक्टर की एवरेज इनकम पता है आपको? 6 लाख पर ईयर, यानी कि 50,000 पर मंथ, जबकि नॉर्मल से कोई भी दूसरे जॉब से इतने पैसे आराम से कमाए जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों में डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं होती है। फिर भी हमारे देश में कई जगहों पे डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस देखने को मिलती है। लोग डॉक्टर्स पे अटैक कर देते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, हॉस्पिटल्स पे अटैक कर देते हैं। ऐसे केसेस कोरोना टाइम पे भी कई देखने को मिली थी। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना लूट मचा हुआ है ये हम सब जानते हैं। आपने ऐसे कई केसेस देखे होंगे जहां महज कुछ दिनों के ही इलाज के 16 से 20 लाख तक के बिल बना दिए जाते हैं, जिसे ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। गरीबों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लोगों को इस तरह से लूटना बिल्कुल गलत है, इसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, जो बंदा 50 से 60 लाख, कई केसेस में करोड़ों खर्च करके डॉक्टर बनता है, तो क्या वो कभी भी लोगों को सेवा के बारे में सोचेगा क्या? जिसे सिस्टम ने पहले ही लूट लिया हो, वो तो लोगों को लूटने के बारे में ही सोचेगा ना। यानी कुल मिलाकर हम ये समझे तो अगर किसी को भी किसी अच्छी खासी बीमारी ने जकड़ लिया और वो गरीब है तो उसकी ज़िंदगी राम भरोसे है। अगर वो सरकारी अस्पताल में जाएगा तो वहाँ खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मारा जाएगा और प्राइवेट अस्पताल में बिल देखकर मारा जाएगा। चीज़ें थोड़ी कड़वी है पर सच्चाई यही है और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हेल्थ सेक्टर को सुधारा नहीं जा सकता, और शायद सॉल्यूशन के बिना हमारा ये वीडियो अधूरा होगा। तो आइए देखते हैं क्या सॉल्यूशंस हो सकती है इन सारे प्रॉब्लम्स की। पहला सॉल्यूशन है बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ केयर। कई हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि 2025 तक सरकार को कम से कम जीडीपी का 2.5% हिस्सा खर्च करना चाहिए, जिससे कि कई पब्लिक हॉस्पिटल्स बन सके, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो और वैकेंट डॉक्टर और नर्सेस की पोस्ट्स को भरा जा सके। दूसरा सॉल्यूशन है बाय मैनेजिंग शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से सरकार को MBBS सीट्स को इंक्रीज करना चाहिए और नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाने चाहिए। तीसरा पॉइंट है मेकिंग हेल्थ केयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। खास करके प्राइवेट सेक्टर को अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को डॉक्टर्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के साथ साथ मेडिकल्स के पढ़ाई पे आने वाले खर्च को भी कम करना चाहिए।
और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए ताकि वे मनमाने ढंग से पैसे न वसूल सकें। तो जैसे ही डॉक्टर्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और पढ़ाई पे आने वाला खर्च कम होगा, वैसे ही इलाज पे आने वाला खर्च अपने आप कम हो सकता है। इसे आप डिमांड वर्सेस सप्लाई के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे ही किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है, उसकी वैल्यू अपने आप डाउन होने लगती है। चौथा सॉल्यूशन है रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। इसे लेकर हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा था, जिसमें इन्होंने एक यूनिफॉर्म और एक इफेक्टिव लॉ की मांग की थी हेल्थ केयर वर्कर्स के वायलेशंस के अगेंस्ट। हमें भी समझना होगा, डॉक्टर हमारे जान बचाने के लिए हैं और हमारे देश में तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इन सारे चीज़ों में जिसकी गलती होती है, वे लोग तो अक्सर कड़ी निंदा करके निकल लेते हैं। हमें सरकारों से सवाल करना सीखना होगा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, और हमें ऐसे सरकारों को चुनना चाहिए जो कि हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी दे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।